मैं आभारी हूँ श्री चंद्रकेश जी का, जो भारतीय मानक ब्यूरो के पटना शाखा के प्रमुख हैं। उन्होंने मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करने का ये मौका प्रदान किया है। मैं हमारे जो स्टैंडर्ड प्रमोशन ऑफिसर हैं तिवारी जी को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आप लोगों को आमंत्रित करने का कार्य किया है। साथियों, हम लोग एक मैसिव कंज्यूमर अवेयरनेस मिशन पर आज पटना आए हैं। उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा 24 दिसंबर को, अभी आप लोगों ने ये चित्र देखा है, नई दिल्ली से शुरू हुई थी और हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने इस यात्रा को शुरू किया था। ये यात्रा हिंदुस्तान के तमाम 28 प्रदेशों से और केंद्र शासित क्षेत्रों से गुजरती हुई 15 मार्च को फिर से नई दिल्ली में जाके पूरी होगी। यात्रा केवल एक यात्रा भर नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक कोशिश है हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों तक उपभोक्ता संरक्षण कानून का फायदा पहुंचाने का, जिन्हें अब भी एक लंबे दौर के गुजर जाने के बावजूद इनका लाभ हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून क्या है, उसकी क्यों जरूरत पड़ी, कौन कौन से कानून इसके दायरे में आते हैं, क्या जागरूकता की कमी आज आप बाजार में महसूस कर रहे हैं और क्या कार्रवाई हमें आगे चल के करनी है, इन सब की बातचीत करने के लिए मैं आपके बीच हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे पटना में आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। एक भव्य इतिहास, गरिमामय संस्कृति, बहुत पुराना पारंपरिक इतिहास पाटलिपुत्र का रहा है। जब भी हम हिंदुस्तान की महान सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र का उसमें अहम योगदान होता है। चाहे हम शिक्षा की बात करें, बिहार की धरती ने ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा इस दुनिया को दिया था। चाहे हम तमाम दूसरी तरह की सांस्कृतिक धरोहर की बात करें, बिहार वो क्षेत्र है जहाँ हिंदुस्तान की सबसे पुरानी संस्कृति की धड़कनें आज भी निवास करती हैं। 2500 साल पहले से इस क्षेत्र में लोगों के रहने के प्रमाण मिलते हैं। उस समय की सभ्यता और संस्कृति बताती है कि बिहार ने बरसों तक हिंदुस्तान को न केवल बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी नेतृत्व प्रदान किया है। तो मुझे खुशी है और मैं गर्व का अनुभव करता हूँ। जब बिहार में हम होते हैं तो बिहार का जो मतलब है 5 अंग्रेजी शब्दों में बना, वो हिंदुस्तान के तमाम तरह के जो प्रतीकात्मक शब्द रहे हैं, जो हमारी पहचान रहे, उसको समेटे हुए हैं। बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त और आर से रेवाखंड। किसी ज़माने में हिंदुस्तान को रेवाखंड के नाम से जाना जाता था। तो जो 5 बड़े प्रतीक हिंदुस्तान की संस्कृति को पहचानने के लिए रहे हैं, बिहार का अंदर उनका समावेश है। तो साथियों, मैं इसी भावना के साथ बिहार में रहते अपनी बात शुरू करूँगा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के उपभोक्ता आंदोलन को बिहार के लोग, आप में से कुछ युवा साथी आगे आएंगे और नेतृत्व करेंगे। जिस तरह के दूसरे सामाजिक आंदोलनों को यहाँ के लोग नेतृत्व देते रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की हम बात करें या जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात करें, सामाजिक समरसता के लिए जो आंदोलन यहाँ से हुए हैं, देश की आज़ादी को बचाने के जो आंदोलन हुए हैं, उन सब की तरह ही आज एक मौका आ गया है जब हमें हिंदुस्तान में उपभोक्ताओं के संरक्षण करने के लिए एक व्यापक आंदोलन की ज़रूरत है। उपभोक्ता कौन है? अगर मैं उपभोक्ता की बात कर रहा हूँ तो ये किसी जाति, धर्म, किसी वर्ग का आंदोलन नहीं है। हम सब उपभोक्ता हैं। देश के राष्ट्रपति से लेकर सबसे गरीब किसान तक उपभोक्ता के दायरे में आते हैं। जैसे हम किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करते हैं, हम उसके उपभोक्ता हो जाते हैं। और आज हम सब किसी न किसी वस्तु या सेवा का उपयोग कर रहे हैं, तो हम सब उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण का यह आंदोलन मानव मात्र के कल्याण का एक अभियान है। उपभोक्ता संरक्षण की इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? जब मैं बिहार में हूँ और महान भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करता हूँ, यहाँ के वैदिक इतिहास की बात करता हूँ, संगीता काल की बात करता हूँ, उस समय हिंदुस्तान के उपभोक्ता शोषित नहीं थे। उस समय हिंदुस्तान के उपभोक्ता पीड़ित नहीं थे। इस देश में 2000 साल पहले वो कानून बने थे जो उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करते थे। अगर आप में से ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग हैं, वो देखते होंगे गाँव में आज भी जब दूध खरीदने हम जाते हैं, दूध वो बर्तन में तोल के देते हैं। जब दूध निकाल के ऊपर से थोड़ा सा दूध डालते हैं, एक परंपरा रही है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि बर्तन में जो दूध लगा रह गया
वो हमें अलग से मिले। जब नाप के अंदर किसी बर्तन से नाप के दिया जा रहा है तो बर्तन में जो दूध लगा रह गया उस पर हमारा राइट है, तो उसके बदले हमें दूध मिलना चाहिए। उस जमाने में ये कानून था कि अगर वैद्य जी ने इलाज में गड़बड़ी कर दी तो क्या सजा हो गया, जिसको आज हम ड्राई क्लीनर बोल रहे हैं। उस समय कपड़े धोने वाले लोग थे, अगर उन्होंने हमारे कपड़े को पहन लिया या गलत ढंग से धो दिया या खराब कर दिया तो उसको क्या सजा होगी। लेकिन 2000 साल का हमारा जो इतिहास बात का रहा है, खासतौर से गुलामी का जो हमारा इतिहास रहा है, हमारी संस्कृति के पतन का इतिहास रहा है, उस दौरान बढ़ती आबादी और घटते संसाधनों ने, जब दुनिया की बहुत सी ताकतों ने हिंदुस्तान को लूटने का काम किया, हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया, हमारी ऐतिहासिक धरोहर विश्वविद्यालय खत्म कर दिए गए, शिक्षा पर प्रहार किया गया, एक ऐसी दौर हिंदुस्तान में आया कि आज मुझे कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान का उपभोक्ता दुनिया के सबसे शोषित और पीड़ित उपभोक्ताओं में बदल गया। आज हम बाजार में जाते हैं, खाने का सामान लाते हैं, मिलावट की स्थिति किस कदर गंभीर है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमने दूध की जांच के लिए 7000 से ज़्यादा दूध के नमूनों की जांच की, 78% सैंपल उसके अंदर मिलावटी पाए गए। हमने सबसे महंगी चीज़ की, हॉलमार्क की बात भारतीय मानक ब्यूरो करता रहा है, आप लोग भी जानते हैं, मैं उसकी बात करूंगा। हमने हिंदुस्तान के कुछ शहरों से सबसे पहले जयपुर से 15 सोने के नमूने खरीदे, 22 कैरेट प्योरिटी के बता के बेचे गए, एक भी 22 कैरेट प्योरिटी का नहीं मिला। उसके बाद ये स्कीम आई और हमने सबसे सस्ती चीज़ को जाँचने की कोशिश की, नमक में कानूनन आयोडीन होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आयोडीन डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियों पर रोकथाम में मदद मिलती है, खासतौर से अगर पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं। हमने जो नमूने जांच की 4000 नमूने नमक के, उनमें 48% में आयोडीन लिखा हुआ होने के बावजूद आयोडीन नहीं मिला, जो बहुत कम पैसे की चीज़ है। तो बाजार की स्थिति क्या है? जिस फल सब्जी को हम स्वास्थ्य के लिए खाते थे, आज वो ऐसे घातक हैजार्डियस केमिकल से पकाई जा रही है कि वो हमें स्वास्थ्य देने के स्थान पर बीमारियां दे रही है। आज जो हम देख रहे हैं जीवन शैली की बीमारियां, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, घर घर में फैलता हुआ कैंसर, उनके पीछे खाद्य पदार्थों की मिलावट एक बड़ा कारण। कम नापतोल के जरिए कदम कदम पर हमें ठगा जाता है। सही वेट जो हमें मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। पहले हम देखते थे डंडी मारने की बात थी, वो ज़माना बदल गया। टेक्नोलॉजी के जरिए हमारा शोषण हो रहा है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बनाने जाते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा करके 100 मीटर दूर रिमोट से वो आपके पेट्रोल की मात्रा को कम कर देते हैं। टेक्नोलॉजीज़ का न केवल सदुपयोग होता है, जब टेक्नोलॉजी आती है उनका दुरुपयोग भी होता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारे लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब बन गई है। ये सारे मोबाइल हमारी टेबल पर पड़े हुए 24 घंटे हमें सुन रहे हैं। जो नई टेक्नोलॉजी वाली मोबाइल आए हैं उनको तो ऑफ करने का बटन ही हटा दिया उन्होंने, ताकि वो 24 घंटे आपको सुन सके दिन और रात। और न केवल सुनते हैं, उस इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसमिट करते हैं, दूसरी जगह भेजते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है आपके सोचने समझने की, खरीदने की आदतों को बदल देने के लिए। हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, आप देखिए थोड़ी देर बाद फ़ोन बंद पड़ा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही विज्ञापन आपको दिखने लगेंगे। और इस तरह विज्ञापन दिखाए जाएंगे कि हम खरीदना क्या चाहते थे, खरीद क्या लाएंगे। कोई झूठ बार बार दिखाई जाती है तो सच लगने लगती है। वो उनको पता है, शायद आपके मम्मी पापा, आपके परिवार का दूसरा सदस्य, हमारे पति पत्नी एक दूसरे के बारे में उतना नहीं जानते होंगे जितना ये मोबाइल हमारे बारे में जानते हैं, क्योंकि उनसे कुछ चीज़ें हम छुपा लेते हैं, इससे नहीं छुपाते हैं। इनको पता है, इनको हमारी हर आदत का पता है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनको पता है, किस लोकेशन पर जा रहे हैं, वो ट्रेस होती है। और उसके जरिए वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को काम में लेकर आपके निर्णय करने की क्षमता को अपने हित में उपयोग कर रहे हैं। तो एक ऐसे दौर में जब हम पहुंच गए, जब तरह तरह से उपभोक्ताओं के शोषण के तरीके आविष्कृत हुए हैं, तो ये बेहद ज़रूरी हो गया है कि हम उपभोक्ता संरक्षण के लिए अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और इस अभियान में शामिल हों। 1986 में लगभग 40 साल पहले इस देश को उपभोक्ता संरक्षण कानून मिला, जिसमें हम सबको 6 अधिकार दिए गए हैं। मैं उन 6 अधिकारों की बात करूंगा, उनको आप कैसे प्रभावी क्रियान्वित कर सकते हैं उसकी भी बात करूंगा, और उसके बाद ये भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा कंज्यूमर को जागृत करने के लिए है, उन्हें संरक्षित करने के लिए है, उन्हें संगठित करने के लिए है, उन्हें शिक्षित करने के लिए है, और इसके साथ इस बात के लिए भी है कि अलग अलग राज्यों में कानूनों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में क्या बाधाएं आ रही है, उनकी एक रिपोर्ट हम तैयार कर सकें और हम संबंधित महकमों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को सौंप सके, ताकि अगर कानूनों में बदलाव की ज़रूरत है, मशीनरी में परिवर्तन की ज़रूरत है, तो अनुरूप सुधार लाए जा सके।
हम हर राज्य में जा रहे हैं, बहुत अधिक लोगों से मिलने का मौका नहीं मिल सकता क्योंकि अपनी सीमा है। 80 दिन में हमें पूरा हिंदुस्तान कवर करना है और हिंदुस्तान कितना बड़ा है हम जब सड़क से हम जा रहे हैं तो हमने देखा है 16,000 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं। अब तक 23 प्रदेशों में हम जा चुके हैं। मैं जो बात कर रहा था आपसे वापस आता हूँ अधिकारों की बात पर। आप में से कितने लोग इन अधिकारों से परिचित हैं? सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार इस बात को सुनिश्चित करता है कि बाजार में ऐसा कोई भी वस्तु या सेवा नहीं बेची जानी चाहिए जिससे आपके जान या माल का नुकसान हो सके। ये हमने आपको एक राइट दे दिया है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति क्या है? क्या आपको लगता है कि बाजार में इस तरह के उत्पाद बाजार में उपलब्ध नहीं है? इलेक्ट्रिक स्विच आज बच्चा घर में काम में लेता है, बिजली का स्विच। अगर उस स्विच की क्वालिटी खराब होगी तो बच्चे को करंट लगने से जान जा सकती है, क्योंकि वो समझे बिना खटका दबाता है, कोई भी उसको दबाता है। तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्यों भारतीय मानक ब्यूरो की जरूरत पड़ी? क्यों हमें ऐसे रेगुलेटर्स की जरूरत पड़ी? क्यों ऐसे स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी जो ये सुनिश्चित कर सके कि सुरक्षा महत्वपूर्ण है? हमने कानून बनाया कि हेलमेट लगाना जरूरी है दुपहिया वाहन चालकों के लिए। मुझे नहीं पता कि पटना में आप लोग लगाते हैं या नहीं लगाते, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कानून है कि जरूरी है, लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो हेलमेट जो आपकी सुरक्षा के लिए है खुद ही खराब है तो आपकी सुरक्षा कैसे करेगा? अगर घटिया क्वालिटी का हेलमेट है तो जान बचाने की बजाय आपकी जान ले सकता है। हमने देखा कि ऐसी घटिया क्वालिटी के हेलमेट एक्सीडेंट के समय खुद ही टूट करके सिर के अंदर घुस जाते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सुरक्षा का अधिकार, ऐसे उत्पाद और सेवाएं नहीं आनी चाहिए जो आपकी सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हो। ये आपका पहला अधिकार है। दूसरा अधिकार है सूचना का अधिकार। एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको मिली सूचना के अधिकार की बात कर रहा हूं, जो 1986 में हमने आपको दिलवा दिया। और वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पूरी बात जानने का आपको अधिकार हो। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मान लीजिए खाने का प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, ये प्रोडक्ट आया है, मैं वेजिटेरियन हूँ, अब ये नॉन वेज है या वेज है ये जानने का मेरा अधिकार है। तो इसके लिए आप देखिए पैकेज कमोडिटी में हमने ग्रीन निशान चालू किया। इससे पहले पता नहीं लगता था कि हम जो सामान खरीद रहे वेज है या नॉन वेज है। हमने पैकेज कम्युनिटी एक्ट में बहुत सारी शर्तें छापना जरूरी किया, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, कस्टमर केयर नंबर, वेट, उसका MRP, तमाम तरह की सूचनाएं, ताकि सूचना के आपके इस अधिकार को सुनिश्चित बनाया जा सके। लेकिन स्थिति क्या है? आप हम बहुत से लोग देखते ही नहीं है, अवेयरनेस की कमी के कारण देखते नहीं है। टमाटर सॉस आप सबके घरों में आता होगा। हिंदुस्तान में बिक रहे 80% टमाटर सॉस में टमाटर ही नहीं होता। आपको कितने लोगों को पता है? उस पर टमाटर की फोटो है, टमाटर की खुशबू है, टमाटर का टेस्ट है, लेकिन टमाटर गायब है। और कारण ये है कि उन्होंने उस पर कहीं टमाटर सॉस लिखा ही नहीं और हम खरीदने से पहले पढ़ते ही नहीं। उस पर कोने में उन्होंने बारीक अक्षर में लिखा वेजिटेबल सॉस। कद्दू से बनाते हैं, टमाटर की खुशबू डालते हैं, हम रोक नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा नहीं। वेजिटेबल सॉस कह के बेच रहे हैं। हम सब लोग आइसक्रीम खाते हैं, 70% आइसक्रीम बाजार में ऐसी बिक रही जिसमें क्रीम है ही नहीं, दूध है ही नहीं, लेकिन हम लेवल पढ़ ही नहीं रहे। हम बिना देखे खरीद के ला रहे हैं, उसमें आइसक्रीम बनी, फोटो देख के आ रहे हैं, उसमें लिखा है डेजर्ट, फ्रोजन, तेल से बना है, कोई उसमें दूध का लेना देना नहीं, कोई आइसक्रीम है नहीं। लेकिन हम सूचना का अधिकार हमने लागू करवा दिया, हमने उसमें छापना जरूरी करवा दिया। आप नमकीन बाजार से खरीद के लाते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, ब्रांड का मैं नाम नहीं लूँगा, कभी आपने ये देखने की कोशिश की वो कौन से तेल से बन रही है? हमने जरूरी करवा दिया है। पहले तो खाली आता था उस पर एडिबल ऑयल, हमने कहा इससे नहीं पार पड़ेगी, आप लिखो कौन सा एडिबल ऑयल, तो अब पता लग रहा है कि सारी बढ़िया नमकीनें पाम ऑयल से बन के आ रही है। पाम ऑयल हमारे खाने के लिए कितना उपयोगी है या नहीं, उस पर भी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भी आपकी इस सूचना के अधिकार की बात कर रहा हूँ। तो ये देखना समझना हमने जरूरी करवाया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पालना इसकी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरा अधिकार है आपका, जो हर कंज्यूमर को हमने दिलवाया है, वो है चयन का अधिकार। चयन का अधिकार इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी खास किस्म का ब्रांड, कोई भी खास किस्म की चीज आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये आपका अधिकार है कि आपको कौन सी वस्तु खरीदनी है, किस ब्रांड की खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है। अभी भी हमारे पास शिकायतें आती है कि कई स्कूल जबरदस्ती किताब कहते हैं हमारी यहीं से खरीदो, यूनिफॉर्म हमारी यहीं से खरीदो। इसको हमने गैरकानूनी घोषित कर दिया।
मध्य प्रदेश में तो बाकायदा जेल में डाला गया है ऐसे स्कूल वालों को पकड़ पकड़ के, जैसे हमारे पास कंप्लेंट आई। लेकिन स्थिति क्या है यहाँ, या ज़्यादातर शहरों में लोग शिकायत ही नहीं करते स्कूल के खिलाफ। वो कंपलसरी कर रहा तो भी शिकायत नहीं करते, हमारे बच्चे को तंग करेगा, कौन इसके खिलाफ जाएगा। अवेयरनेस की ये कमी हमारे इन अधिकारों को प्रभावी होने से रोकती है। चयन के अधिकार के साथ चौथा महत्वपूर्ण अधिकार है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस आपने खरीद ली और वो खराब आ गई या उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप उसको समझ नहीं रहे, तो आप वापस दुकानदार से जाके बात कर सकते हैं, उसको बनाने वाले से बात कर सकते हैं, सेवा प्रदाता से बात कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आपको सुनना पड़ेगा। दुकानदार आपको सुनने से मना नहीं कर सकता। पहले आपने देखा बिल पर एक शर्त लिखी होती थी, मुझे नहीं पता पटना में अभी भी लिखते या नहीं लिखते, ज़्यादातर देश में हमने बंद करवा दी है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। इसको हमने गैरकानूनी घोषित किया है। अगर माल खराब है तो वापस करना ही पड़ेगा। दुकानदार के लिखने से कि बिल में मैंने लिख दिया, एक जगह मैं कपड़े की दुकान पे गया, वहाँ लिख रहा है फैशन के इस दौर में आप गारंटी की इच्छा न करें। तो ये लिखने से पार नहीं पड़ेगी। अगर आपने प्रोडक्ट बेचा है तो आपको सही प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दिया है तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज़ाद सुनवाई का अधिकार आपको दिया गया है। आपको मना नहीं किया। आपने सेल से सामान खरीदा, आपने से कोई सेल से कभी खरीद लाते हैं सामान, साड़ी वाड़ी और बहुत सारे आइटम सेल से कई बार खरीद लाते हैं, और सेल से खरीद के लाते हैं, थोड़ी देर बाद खराब निकल जाता है तो हम सोचते हैं अब तो ये वापस लेगा नहीं, तो सेल में खरीदा हुआ है। क्यों भाई, सेल में ठेका लिया है खराब माल बेचने का, या उसने कह के बेचा कि मैं खराब माल बेच रहा हूँ आपको। सेल का मतलब खराब माल बेचना थोड़ी है। सेल का मतलब है कुछ डिस्काउंटेड रेट पे आपको माल दे। तो आपने जैसे सेल से खरीदा हो, बिना सेल से खरीदा हो, ये आपका राइट है कि आप उस माल को बदला सकते हैं। ये आपका सुनवाई के अधिकार में कवर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो है पांचवा अधिकार, कंपनसेशन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। मैंने चारों अधिकारों की बात कर ली, लेकिन अगर किसी ने इस अधिकार लेते रहे, साथ में लेते रहे, ये भी आपका अधिकार है। बुनियादी आवश्यकता पूर्ति का अधिकार, कंज्यूमर में कवर अभी नहीं हो रहा, उसकी हमारी लड़ाई चल रही है। तो जब कोई भी सामान आपने खरीदा और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो गई, तो उस गड़बड़ी से जितना नुकसान आपको हो गया, उस नुकसान का पूरा पैसा अब आप वसूल कर सकते हैं दुकानदार से, उस चीज को बनाने वाले से, उस सेवा को देने वाले से। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। अब ये इन्होंने पकौड़े मंगवाए हैं, बहुत टेस्टी पकौड़े हैं, ये तो बढ़िया क्वालिटी के होंगे, लेकिन तकदीर से क्वालिटी खराब हो और बीमार हो जाए, पता लगा कि उसमें सड़ा हुआ पनीर डाल दिया, में भी चांस हो सकता है। तो हम इससे केवल पनीर के पकौड़े के पैसे नहीं, सबके इलाज का पैसा वसूल कर सकते हैं। अब सिस्टम ये है, राइट टू कंपनसेशन में आप इससे पूरा इलाज का पैसा वसूल कर सकते हैं। हमारे कैलाश जी हैं, जयपुर से दिल्ली का बस से जा रहे थे, जब सरकारी बस से जाते हैं उन्होंने कुछ दुकान फिक्स कर देते हैं, कमीशन बंधा होता है कि यहीं पे आप गाड़ी रोकेंगे बस को, और जो मिलेगा खाना पड़ेगा आपको, जिस रेट में मिलेगा खाना पड़ेगा। तो इन्होंने भी वहाँ कुछ खाना वाना खाया, तबीयत खराब हो गई, वापस घर पहुँचे, हमने कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेंट की, इनको 10,000 रुपये मिले इस बात के कि खराब खाना उसने परोसा। लेकिन हमें पता नहीं है, जागरूकता की कमी है। तो कंपनसेशन का राइट है। अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गए, उसने फर्जी विज्ञापन किया है, आपके बारे में बताया कि ये पढ़ने के बाद ये नौकरी लग जाएगी, इसको ये मान्यता है और नहीं हो रहा है, आप पूरा पैसा उससे वसूल कर सकते हैं जितना नुकसान आपको हुआ है। अस्पताल में इलाज कराया, डॉक्टर ने गलत इलाज कर दिया, हमारे पास केस आते हैं, इस टांग का ऑपरेशन करना था, दूसरी टांग को निपटा दिया। अपोलो जैसा एक बड़ा हॉस्पिटल, किसी नर्स को ऐसी को रख लिया जो ट्रेंड नहीं है, उसकी डिग्री देखी नहीं, उसने कहा नहीं मैं ट्रेंड हूँ, बिना डिग्री देखे नर्स को रख लिया। उसने एक बच्चे को इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन गलत लग गया, इससे उसको पैरालिसिस हो गया। 10.5 लाख रुपए का कंपनसेशन उस केस में मिला है, करोड़ों रुपए के कंपनसेशन मिल रहे हैं। तो ये एक राइट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर मार्केट से कोई सामान हमने खरीदा है, कोई सर्विस ली है, बैंक, बीमा, हवाई जहाज, रेल, स्कूल, तो कोई भी सर्विस, और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो गई है, तो हम उससे कंपनसेशन वसूल कर सकते हैं। ये कंपनसेशन कैसे वसूल करना है, इसके लिए हर जिले में कंज्यूमर कमीशन बनाया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में, पहले उसको कंज्यूमर कोर्ट के नाम से आप जानते थे, हम उसको कंज्यूमर फोरम बोलते थे, अब उसका नाम बदल के कंज्यूमर कमीशन कर दिया।
हर जिले में कंज्यूमर कमीशन है, आप अपना केस कंज्यूमर कमीशन में जाके दे दीजिए कि मैंने ये सामान खरीदा था, इसमें ये गड़बड़ है, इससे ये नुकसान हो गया और मुझे ये चाहिए, नया सामान चाहिए, सामान के बदले पैसा चाहिए, जो जो नुकसान हो वो पैसा चाहिए, तो आप कंज्यूमर कमीशन में केस दायर कर सकते हैं। कंज्यूमर कमीशन में केस करने के लिए वकील करना जरूरी नहीं है, खुद कंज्यूमर जाके अपना केस कर सकता है या कोई भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आपके बेhalf पे केस कर सकता है। और 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी शिकायत है तो कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, उसमें कोई कोर्ट फीस भी नहीं है। 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी शिकायत है तो आप जाके शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या शिकायतें जा रही है? हमारे साथ मुश्किल क्या आती है कि हमारे साथ गड़बड़ हो गई तो हम ये सोच के कार्रवाई ही नहीं करते कि कुछ नहीं होगा, घर में बैठे रहते हैं, चुप बैठे रहते हैं, जाते ही नहीं। हम सोचते हैं दुकानदार बदलेगा नहीं, अभी झंझट करेगा, कौन से पंगा लेगा, कौन कोर्ट में चक्कर लगाएगा। ई जागृति पोर्टल हमने शुरू किया है, आप खुद घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हो, वहाँ चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। और इन सबसे भी आगे बढ़कर भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन चालू कर रखी है, उसका नंबर है 1915, आप सब लोग नोट कर लें, 1915 नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है। अभी हमने ये पंपलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट किए, इसके पीछे ये नंबर दिया हो, इसके पीछे दिया हुआ है ये नंबर 1915। सर दे देंगे ऑनलाइन शायद, हाँ कर दिए। ये 7 दिन ये हेल्पलाइन काम करती है और 17 भाषा में काम करती है। आपको हिंदी अंग्रेजी नहीं आती कोई बात नहीं, 17 भाषाओं में ये हेल्पलाइन काम करती है। आप इसमें अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और इसके जस्ट नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आप फ़ोन कॉल करके नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप कर दो इनको। और छठा अधिकार है कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार, कंज्यूमर अवेयरनेस का अधिकार, जिसके लिए मैं आपको ये सब बताने के लिए आया हूँ। ये जानना भी आपका अधिकार है, इसको भी हमने आपका अधिकार बनाया। इसके अलावा बहुत सारे कानून और भी हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा बहुत सारे कानून हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो मिलावट को रोकने का काम करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो मानकों को लेकर के काम करता है, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड का एक्ट है। इन्होंने बहुत सारे ISI मार्क का सर्टिफिकेशन दिए हैं। आज आप कोई सामान खरीदने जाएंगे, आप ये पंखा खरीदने जा रहे हैं, सिर्फ पंखे की शक्ल देख के आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं इसकी क्या क्वालिटी होगी। तो कैसे क्वालिटी का अंदाजा लगाएं, उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन है, मानक बनाए गए। मानक क्या है? अभी आप लोगों को यहाँ इकट्ठा होने के लिए बोला गया, कितने बजे के लिए बोला था? 11:30 12 कुछ टाइम दिया होगा, 11:30। तो आपको ये कैसे पता कि 11:30 हो रहा है? सब लोग 11:30 पे जब यहाँ पहुँच जाते हैं, क्यों पहुँच जाते हैं? क्योंकि एक टाइम का स्टैंडर्ड बनाया गया कि 11:30 ये टाइम होगा। अगर ये मानक नहीं होता और सबके मन में अलग अलग टाइम होता तो क्या आप पहुँच सकते थे क्या एक जगह एक टाइम पे? अभी इस भारत यात्रा के दौरान हम अरुणाचल प्रदेश में थे। अरुणाचल प्रदेश का डांग का एक एरिया है, वहाँ सुबह 3:30 बजे सूरज उग जाता है। हम अरुणाचल प्रदेश में घूम रहे थे, सुबह 4 बजे सूरज दिखता था। और हम गुजरात भी गए कच्छ के एरिया में, वहाँ शाम को मतलब सूरज वहाँ से 2 घंटे बाद उगता है और 2 घंटे बाद अस्त होता है, सबसे आखिर में अस्त होता है। तो केवल सूरज से या किसी और चीज़ से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया। आप कोई भी बल्ब खरीद के लेके जाते हैं घर में, कभी बल्ब खरीदने से पहले आपने सोचा कि ये घर में फिट होगा या नहीं होगा? क्योंकि होल्डर का एक स्टैंडर्ड फिक्स है, बल्ब की एक साइज फिक्स है, जाते ही हो जाएगा। अक्सर मुझे विदेश दौरे करने पड़ते हैं। सबसे पहली बार जब मैं यूरोप गया तो गलती हुई, जो ये हमारा एडॉप्टर है वो ले जाना भूल गया। अब वहाँ जाके कोशिश कर रहा हूँ प्लग में डालने की, तो प्लग में तो डल नहीं रहा है क्योंकि वहाँ के सॉकेट तो अलग तरह के बने हैं। तो उसके लिए मुझे पहले इंटरनेशनल एडाप्टर खरीदना पड़ेगा कि वो मेरे वाले प्लग को भी जोड़ दे और उस प्लग को भी जोड़। लेकिन इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि यहाँ सारे स्विच एक जैसे होंगे। तो ये काम मानक का है, क्वालिटी के बारे में, चीज़ों के बारे में ये भारतीय मानक ब्यूरो ये काम करता है। भारतीय समय को लेकर अभी एक स्टैंडर्ड बन रहा है, लीगल मेट्रोलॉजी वाले उस पर पूरा काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो हम समय मान रहे हैं, जिस समय को हम गिन के चल रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उधार लिया वो समय। तो अभी खुद का इंडियन समय बन जाए, उसके लिए 4 परमाणु इस तरह की वेधशालाएँ लगाई गई है, जिनके माध्यम से हम इसको कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। इन कानूनों के जरिए आपको संरक्षण दिया गया है, लेकिन होता क्या है, कानून बन गए, सरकारें काम कर रही है, हेल्पलाइन भी चल रही है, कोर्ट भी बन गए, लेकिन अगर हम जाएंगे ही नहीं, मैंने एक 5 स्टार होटल खोल दिया और मैं बोलूँगा कि मैं तो इसमें फ्री भी खिलाऊँगा, लेकिन खिलाऊँगा किसे?
जब कोई वहाँ खाने आएगा तो सारी सुविधाएं बेकार है अगर आप लोग इन बारे में जानेंगे नहीं। अभी मुश्किल यही है, एक पुरानी कहावत है कि माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं, खेल रहा होता है तो सोचती खेलने दो भी, थोड़ी देर बाद पिला देंगे। तो आपकी तकलीफ आप ही को शेयर करनी पड़ेगी, नहीं तो इन कानूनों को लागू कर पाना आसान नहीं है। मुश्किल क्या है कि जिन लोगों से हमारी लड़ाई है, व्यापारी संगठित हैं, तो उनके बड़े बड़े एसोसिएशन हैं, साधन संपन्न हैं और लोकतंत्र में दबाव समूह के जरिए वो पॉलिसी को बदलाने की ताकत रखते हैं, जबकि कंज्यूमर संगठित नहीं है, आपकी आवाज़ इकट्ठा नहीं है। हालत यह है कि बाजार में भी अगर हम किसी दुकान से लड़ने को तैयार हो जाएं तो दुकानदार इकट्ठा होकर मारने को हमें तैयार हो जाते हैं, और जो हमारे साथ के बाकी लोग आसपास खरीदने वाले एक हमको बचाने नहीं आता। बोले जरूरत क्या थी इसको साले वो लड़ने की, पिटेगा अपने आप, और दुकानदार फट फट एक हो जाएंगे। हमने एक बार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जयपुर में। जैसे हमने अभियान लागू किया और हम बाजार में गए, दुकानें सब एक साथ बंद, 7 दिन तक बाजार नहीं खोले उन्होंने। लेकिन आज हमारे बीच किसी के बीच हो जाए, लाइन में भी लग रहे हैं तो पीछे खड़ा हुआ आदमी बजाय काउंटर पे अगर हम कोई बहस करेंगे तो कहेगा ये हमारा वो टाइम खराब कर रहा है, ये जल्दी से यहाँ से निकलता है क्यों नहीं। कंज्यूमर में यूनिटी नहीं है, हमारे में जागरूकता नहीं है, तो हमें ये जागरूकता लानी है, हमें ये एकता बनानी है। हिंदुस्तान में उपभोक्ता की आवाज़ को हम बुलंद बनाएंगे तभी हम हमारे अधिकारों का संरक्षण कर पाएंगे। इसी सब संदेश के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। बहुत बड़ी विषय है, जीवन में हर चीज़ जिसका हम उपयोग करते हैं उसके हम उपभोक्ता हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, उसमें एक एक विषय पे मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारा पीछे QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो एक हमारा YouTube चैनल है कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन, उस पर अलग अलग टॉपिक पर लेकर के हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, आप देखिए। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ MRP को लेकर के। अभी हमने कहा कि लेबल पे सूचना छापना ज़रूरी है, आप लोग समझ रहे हैं कि सूचनाएं क्या है। आप में से कोई एक बताइए MRP क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अच्छा, कंज्यूमर को किस रेट पे सामान खरीदना चाहिए? बिलो MRP पे। मिनिमम प्राइस हमारा राइट है कि मिनिमम प्राइस पे खरीदे। मैक्सिमम प्राइस हमने छाप दिया, लेकिन राइट क्या है हमारा? मिनिमम प्राइस पे खरीदे। पर आज ट्रेंड क्या हो गया कि लोग उसी पे बेच रहे हैं और हम इजीली देख रहे हैं, छापी रेट देख ली, ये छपी हुई है दे दिया, जबकि वो मैक्सिमम प्राइस है। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत इस चीज़ की ये लगेगी तो आप दे दोगे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत, लेकिन दे रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंड इस तरह के डेवलप हो गया। और ये कीमत तय कौन करता है? आप में से कोई एक बताएगी कि कीमत कौन तय करता है? MRP जो है ये कौन तय करता है? गवर्नमेंट। आप बताएं, गवर्नमेंट। और कोई जवाब है? अच्छा, आपको इसको किसने बताया कि गवर्नमेंट तय करती? किसी को बताया? किसी ने पढ़ा? तो गूगल पे सर्च किया? कहाँ से आपके मन में ये ख्याल आया, गंदा ख्याल, कि गवर्नमेंट तय करती? हिंदुस्तान में 3, 4, 5 चीज़ों को छोड़कर, एसेंशियल कुछ दवाइयाँ और 2-4 एसेंशियल कमोडिटी को छोड़कर किसी भी चीज़ की कीमत सरकार तय नहीं करती है। किसी भी चीज़ की कीमत सरकार तय नहीं करती है, ओपन ट्रेड है। दुकानदार बनाने वाला ही MRP तय करता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये उसकी इच्छा है, पानी की बोतल पे वो 10 रुपये लिखे, 20 रुपये लिखे या 50 रुपये लिखे, इसको लेकर हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है। और आम धारणा क्या हो रही है? MRP तो है, इसका मतलब सरकार ने तय की होगी, लेकिन सरकार का उस कीमत से कोई लेना देना नहीं। सरकार का लेना देना इतना सा है कि MRP हमने छपा दी, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, अपर लिमिट कर दी। अगर इससे भी ज़्यादा होगा कोई दुकानदार तो उस पर सीधी कार्रवाई होगी। लेकिन ये कीमत सही कीमत नहीं है। हमने सर्वे किया, ज़्यादातर प्रोडक्ट एक्चुअल कीमत उसकी 50% प्रोडक्ट ऐसे थे जिनकी आधी कीमत होती है और छाप के डबल रखते हैं। आप खिलौने लेने जाओ, आप पटाखे लेने जाओ, दिवाली पे कभी पटाखे छुड़ाते हो? 100 रुपये की जो फुलझड़ी मिलती है उसमें छप्पा 400 रुपये होता है। ज़्यादातर सीजनेबल आइटम्स में ऐसा होता है। और कन्फ्यूजन क्या हो रहा है? हम MRP पे खरीद रहे हैं। तो ये किस लिए हो रहा है? अवेयरनेस की कमी। हमें बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, हमें 4 जगह जाकर देखना पड़ेगा कि एक्चुअल उसकी कीमत क्या है। ठीक है ना? और भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो ये हमारे बिहाफ पे कर रहे हैं। हॉलमार्क का निशान इन्होंने गहनों के लिए मैंने बताया शुरू किया। आप सोना खरीद के लाए,
आप हॉलमार्क अगर उसमें देख के खरीद के लाएंगे तो इनकी तरफ से गारंटी कि वो प्योर होगा। आज जितने भी मोबाइल हैं इसके पीछे इनका निशान है, रजिस्ट्रेशन का आर कंपलसरी, आप लोगों ने कभी देखा हो, ऐसा का चिन्ह आप देखिए। लेकिन स्टैंडर्ड मार्क भी किसी खास क्वालिटी की तरफ इशारा करते हैं। अगर हॉलमार्क है कि आपको गहना बेच रहे हैं तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसकी प्योरिटी क्या है, क्योंकि हॉलमार्क तो 22 कैरेट पर भी है, 20 कैरेट पर भी है, और अब तो बहुत नीचे तक 9-10 कैरेट तक भी शुरू करने। तो किसी ने, दुकानदार ने कह दिया नहीं हॉलमार्क लगा हुआ गहना है, चलो प्योर नहीं होगा। आपको सीमेंट लानी है, सीमेंट पे ISI का स्टैंडर्ड कंपलसरी, लेकिन कितनी ग्रेड की सीमेंट है? आपको घर के लिए सीमेंट चाहिए, पुल बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, कहीं के लिए सीमेंट चाहिए, उसका अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड आपको एक खास क्वालिटी की तरफ बताता है, आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है आपको देखने की जरूरत है। ये सारी बातें हमें समझनी होगी, जाननी होगी। इन सब के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ इतनी देर तक आपने मुझे सुना और बर्दाश्त किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सवाल जवाब करें ताकि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकूं और आपके मन में जो चीज़ें वो मेरे सामने आ सके। ये आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि इस YouTube चैनल से जुड़ेंगे तो इस तरह की बातें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं, वो आपको जानकारी मिल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे स्वागत है कि आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन आंसर करें।